अब हम 2018 का जो पेपर था बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का फिजियोलॉजी को देखते हैं, जो सेक्शन बी है, जिसमें पहला क्वेश्चन आया था मैचिंग करनी थी ढूंढ के। तो उनको देखते हैं कि मैचिंग कैसी होती है और कैसे करनी है, पेपर में देखते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर, जिसमें सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो पहला ऑक्सीटोसिन, माइटोकॉन्ड्रिया, स्प्लीन, ओल्फैक्टरी, पेरिटोनियम, हाइपोथैलेमस, एक्रोमेगली, लेटरल रेक्टस, ये हमारे क्या है, मैचिंग का कॉलम ए है। अब इनका आंसर हम इन्हीं के सामने सॉल्यूशन में देखते हैं। अब ये देखिए, ऑक्सीटोसिन है, उसका मैचिंग पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस सेल, स्प्लीन फैगोसाइटोसिस, ओल्फैक्टरी लोब सेंस ऑफ स्मेल, पेरिटोनियम लार्जेस्ट सीरस, हाइपोथैलेमस थर्मोरेगुलेशन, एक्रोमेगली लार्ज एक्सट्रीमस और लेटरल रेक्टस आइम होगा। ये तो क्वेश्चन 1 की मैचिंग हुई। तो क्वेश्चन सेकंड में फिर पूछा गया है राइट अ शॉर्ट नोट एनी टू, कोई दो के बारे में शॉर्ट नोट बताने हैं। तो कौन कौन, या तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में, या फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में, या कनेक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में। तो हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल और फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन को देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मेंस्ट्रुएशन साइकिल की डिफाइन क्या होती है। द साइक्लिक चेंज इन ह्यूमन फीमेल दैट टेक प्लेस इन द एंडोमेट्रियम एंड रिजल्ट इन पीरियोडिक ब्लीडिंग वाया वजाइना फ्रॉम द यूट्रस। मतलब फीमेल में हर मंथ में एक साइक्लिक चेंज आता है, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम है वो टूटती है और पीरियोडिक ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग वजाइना से बाहर निकलती है हर एक मंथ में 1 से 4 दिन तक। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गई। क्यों साइकिल, मतलब एक चक्र। तो हर महीने में वो चक्र चलेगा, जिसकी वजह से वेजिना से ब्लीडिंग होगी, एंडोमेट्रियम टूटेगी। तब क्यों टूटेगी वो आगे देखते हैं कि क्या प्रोसेस होती है। सेकंड ये है एवरेज डेज, 28 दिन का रहता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। फेज 3 फेज होते हैं इसमें, प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज और मेंस्ट्रुएशन फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, इनको हम आगे देखते हैं। ये रहा, दिस फेज इज कम्प्लीटली इन 10 डेज, ये 10 डेज में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग हार्मोन, इसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है प्रोलिफरेटिव फेज में। क्या क्या चेंज आते हैं इसमें, इंक्रीज थिकनेस, जो हमारी यूट्रस है, जो एंडोमेट्रियम बनेगी वहाँ की थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी। ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड, जो एंडोमेट्रियम पार्ट है वहाँ से जो ग्लैंड्स होती है वो हार्मोन निकालेगी और एंडोमेट्रियम एक गद्दी के रूप में तैयार होने लगेगी। ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल, और नई ब्लड वेसल बनेंगी। इस फेस में इतना होगा। सेक्रेटरी फेस में 14 डेज तक रहता है, 15 से 28 दिन के बीच में। हार्मोन प्रोजेस्टेरोन निकलता है कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा। एंडोमेट्रियल, इसमें एंडोमेट्रियम के ऊपर क्या चेंज होगा, एंडोमेट्रियम एक लेयर बन जाती है, उसको समझो। ग्लैंड बिकम कॉइल, बिगेन टू सीक्रेट अ क्लियर फ्लूइड, एक क्लियर फ्लूइड वहाँ से सीक्रेट होने लगेगा, जिसकी वजह से स्पर्म आए और आसानी से वो जो एग बन रहा है उससे मिक्स हो जाए। ब्लड सप्लाई टू एंडोमेट्रियम इंक्रीज, जो ब्लड सप्लाई है, जो नई ब्लड वेसल्स बनी है उसमें प्रॉपर मात्रा में अच्छी तरीके से ब्लड वेसल है, वो जो ब्लड है वो सीक्रेट होने लगे। स्वेलिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की स्वेलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से स्पर्म को आसानी से रास्ता मिल जाए और कॉर्पस ल्यूटियम तक पहुँच के जो एग मैच्योर आया है वहाँ फर्टिलाइज हो जाए। ठीक। लिपिड प्लस ग्लाइकोजन डिपोजिट्स ऑन द स्टोमल सेल, जो वहाँ पे लिपिड और ग्लाइकोजन दोनों स्टोर हो जाएंगे, क्योंकि यही दोनों हैं जो उसको एक गद्दादार तरीके से स्पेस प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। इन दिस फेस एंडोमेट्रियम शो 3 लेयर, इसमें 3 लेयर शो होंगी। कौन सी, सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर, मिडिल स्पॉन्जी लेयर और बेसल लेयर, जो आराम से एंडोमेट्रियम के ऊपर रहेंगी। सिग्निफिकेंस क्या होता है, रिप्रेजेंट द प्रिपरेशन ऑफ द यूट्रस फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। जो सिक्रेटरी फेस इसलिए होता है कि इस फेस में 3 लेयर बनती हैं। क्यों बनती हैं, क्योंकि जो यूट्रस प्रिपेयर होता है, क्यों, क्योंकि स्पर्म आएगा वो एग से मिल जाए और एक अच्छे तरीके से इम्प्लांट हो जाए, जिससे कोई भी दिक्कत ना आए उस ओवम को या फिर किसी अदर चीज़ को। सी, मेंस्ट्रुएशन फेस, ये फेस तब आता है जिस समय प्रेगनेंसी नहीं होती है, यानी एग और स्पर्म नहीं मिलते हैं, उस समय एंडोमेट्रियम का टूटना होता है और ब्लीडिंग के रूप में वो ब्लड वजाइना से बाहर निकलता है। अब देखते हैं कैसे। तो वही लिखा है, कॉज क्या है, दिस फेस अकर व्हेन फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर, वही जब फर्टिलाइजेशन अकर नहीं होगा, एग स्पर्म नहीं मिलेंगे, तब ब्लीडिंग होगी। नो फर्टिलाइजेशन, डिजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगी,
डिक्रीज सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का इंक्रीजमेंट होगा और मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग होने लगेगी। इंडोमेट्रियम चेंज क्या है? नेक्रोसिस इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम का टूटना, शेडिंग ऑफ कॉम्पैक्ट स्पॉन्जी लेयर, जो लेयर है वो टूटेंगी और ब्लीडिंग के रूप में 1 से 4 दिन तक वजाइना के रास्ते ब्लड बाहर आएगा। ठीक है, इसलिए मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, 4 दिन तक चलता है ये। नो फर्टिलाइजेशन, नो प्रेगनेंसी और ब्लीडिंग अकर फ्रॉम वजाइना। ये हो गया मेंस्ट्रुएशन 5 मार्क्स का। ये देखो प्रोसेस थी, ये पहला फेज फॉलिकुलर फेज, या ये कौन सा फ्लो फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटिल फेज, ये 3 फेज हैं। जैसे वही वाले जो नाम बताए गए थे, कौन कौन से हमारे 3 नाम थे, ये प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, डायग्राम से बताया गया है किस तरीके से हमारी इंडोमेट्रियम स्पॉन्जी लेयर प्रिपेयर हो गई है और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यही ब्रेक होके ब्लड के रास्ते बाहर निकलने लगती है। ये हो गया हमारा मेंस्ट्रुएशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन पूछे गए थे। पहला फंक्शन प्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, विटामिन का एब्जॉर्प्शन और प्रोडक्शन होगा। ठीक है। बी कन्वर्जन ऑफ रिमाइंडर ऑफ द फूड मटेरियल इनटू स्टूल, मतलब जो खाना हम पचा चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा या स्टोमक द्वारा, वो स्टूल में कन्वर्ट होके बाहर निकाला जाता है वेस्ट मटेरियल। लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन इज टू बैलेंस द पीएच बाय न्यूट्रलाइजिंग एसिड। ये भी अच्छा है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारे पीएच को बैलेंस करके भी रखते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन इज अनदर फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कोई भी इन्फेक्शन ना हो जाए अपने लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वहाँ कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो वो चीज़ों को रोके रखते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन ना हो और दिक्कतें ना आए, तो प्रोटेक्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट, पानी का एब्जॉर्प्शन होगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, कुछ इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बेकार का खाना यानी वेस्ट मटेरियल है, स्टूल, फीकस जो भी स्टोर हुआ है वो बाहर निकले। रिड्यूस एसिडिटी, एसिडिटी कम हो। एब्जॉर्बिंग वाटर सीक्रेट म्यूकस, और पानी जैसे एब्जॉर्ब होगा वैसे कुछ म्यूकस म्यूकस सीक्रेट होगा जिसकी वजह से आसानी से हमारे रेक्टम से स्टूल पास हो सके। ड्रग्स आर गिवन एज इनिमा, और लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बच्चों को, स्पेशली बच्चों के केस में हम इनिमा देते हैं। ड्रग्स होती है जिसके अंदर जो भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं या कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो उस बच्चे को इनिमा के रास्ते ठीक करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ इन अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स में एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है लिम्फोइड टिश्यू की हेल्प से। ये तो फंक्शन हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। हमें नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है, यानी जो किडनी की यूनिट है नेफ्रॉन, उसका डायग्राम एक वेल लेवल बनाना है जो कि 5 नंबर में है। तो चलो हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा डायग्राम रहा जिसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड है नेफ्रॉन का डायग्राम। तो सबसे पहले हमने बोमेन कैप्सूल बनाया है। क्या ये है जो हमारा, इसे बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। ठीक, इसके अंदर जो ये है ग्लोमेरुलस, और जो ब्लड आएगा बेकार वो एफरेंट द्वारा, और जो फिल्ट्रेट होके वापस जाएगा ग्लोमेरुलस में उसे एफरेंट आर्टियोल वापस ले जाएगी। उसके बाद में इसके बोमेन कैप्सूल के नेक पे आएंगे, जो राउंड है उसे पीसीटी बोलेंगे, प्रोक्सिमल कलेक्टिंग वो कोलेंटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद में उसके नीचे डिसेंडिंग हेनरी लूप, फिर असेंडिंग हेनरी लूप। मतलब इसके 2 पार्ट होते हैं हेनरी लूप के, एक डिसेंडिंग एक असेंडिंग। ये असेंडिंग हेनरी लूप है, इनमें एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद जो भी एब्जॉर्प्शन आगे वो आगे देखेंगे, अभी सिर्फ डायग्राम बोला गया है। फिर इस तरीके से आएंगे डबल लेयर से, जिसे हम डीसीटी बोलते हैं। यहाँ पे डीसीटी के बाद में यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल लिक्विड में आया जिसे यूरिन कहते हैं, वो यहाँ कलेक्ट होके और यूटर के रास्ते हमारे यूरथ्रा में, और यूरथ्रा से बाहर चला जाता है। ये तो हमारा हो गया एक नेफ्रॉन का डायग्राम। मेनली आप उसको देखना लेबल, ठीक है, और भी चाहो तो इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। अब थर्ड का भी क्वेश्चन पूछा गया था, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो अब देखते हैं
जैसी किडनी थी, ठीक है, ये किडनी है हमारी, इनके अंदर नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन को काट के हमने ऐसे देख लिया, तो ये एक डायग्राम हमारे नेफ्रॉन का बन गया, ठीक है। तो अब इसी नेफ्रॉन के अंदर यूरिन बनेगी, तो देखते हैं कैसे बनेगी। स्टेप क्या क्या है यूरिन फॉर्मेशन के? मेनली 3 फेस होते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेट होगा, फिर रीअब्जॉर्प्शन, कुछ उस ब्लड तो चला जाएगा, अब कुछ आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट हैं, अमोनिया है, यूरिया है, ये सब वो एब्जॉर्ब होंगी, जो बेकार चीज़ें हैं वो आगे चली जाएंगी। सिक्रेशन अब आगे ट्रांसफर होगा यूरिन का वो। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं जिसको। इसमें क्या होता है, ऑन एवरेज 1100 से 1200 ml ब्लड हमारा फिल्टर होता है किडनी द्वारा पर मिनट में, यानी पर मिनट में 1100 से 12 ml ब्लड हमारा फिल्टर होगा। कहाँ पे? ग्लोमेरुलर में या ग्लोमेरुलस में, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, फिल्टर अंडर प्रेशर। तो इसमें क्या रहता है कि देखो, जैसे ही हमारा ब्लड आया वो एफरेंट के रास्ते और इधर इफ्रंट के रास्ते वापस जाएगा, तो दोनों में प्रेशर जनरेट होगा। तो यहाँ पे हाईली प्रेशर की वजह से, सेमी परमिबल मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है, ग्लोमेरुलर है वो ब्लड को फिल्ट्रेट करता है। तो वही लिखा है, कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर थ्रू द सेमी परमिबल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, द फिल्ट्रेट कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। In this filtration, mainly certain large amount of water, 95%, other dissolved substance 5%, as well as urea, uric acid, creatine, amino acid, glucose, Na, K plus, vitamin etc. इस फिल्ट्रेशन में ब्लड के अलावा, ब्लड तो फ्रंट से आउट हो जाएगा, अब जो पानी बचा 95 और अदर सब्सटेंस बचे वो जाएंगे हमारे नीचे, यानी पीसीटी में या फिर हेनली लूप में, डीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि अगर ये चीज़ यूरिन में चली जाएगी तो फिर बॉडी में कुछ बचेगा नहीं और हम लोगों को डिसीज हो जाएगी। तो देखते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन ऑफ द सिलेक्टेड मटेरियल टेक प्लेस फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन द ब्लड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब उसमें पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, ब्लड तो चला गया उसमें से, अब नीचे पीसीटी में ट्यूबुलर सेक्शन यानी ट्यूब कैपिलरीज हैं, उनके अंदर रीअब्जॉर्प्शन होगा। अब देखते हैं कैसे। रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व बोथ पैसिव एंड एक्टिव प्रोसेस। जो रीअब्जॉर्प्शन है, दोबारा जो एब्जॉर्प्शन होगा वो 2 तरीके से होगा, पैसिव और एक्टिव से। देखते हैं कैसे कैसे। रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी होगा, रीअब्जॉर्प्शन इन हेनली लूप होगा, ट्यूब के रास्ते, रीअब्जॉर्प्शन इन डीसीटी। मतलब ये तो नेफ्रॉन के इस तरीके से जो पार्ट थे यहाँ पे हमारे, ये अब ये हमारी पीसीटी है, ये हेनली लूप है, ये डीसीटी है। तो इनके अंदर अलग अलग तरीके से ट्यूबुलर के फॉर्म में, ट्यूब में, कैपिलरीज में हमारा रीअब्जॉर्प्शन होगा कुछ चीज़ों का, जो ब्लड फिल्ट्रेट के बाद हम बचे हैं वो। देखते हैं क्या क्या। तो पहले देखते हैं ट्यूबुलर सेक्शन में रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी। तो अबाउट 65% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज मेनली रीअब्जॉर्ब्ड। 65% है ग्लोमेरुलर फेवरेट है वो रीअब्जॉर्ब हो चुका है पीसीटी में। Na प्लस इसमें मतलब इसमें हमारा फिर एब्जॉर्ब होगा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा, और ग्लूकोज और NH3 ये रीअब्जॉर्ब होंगे दोबारा सेकेंडरी एक्टिव द्वारा। H2O एब्जॉर्ब बाय ऑस्मोसिस, जो पानी है वो ऑस्मोसिस द्वारा रीअब्जॉर्ब होगा। Cl माइनस और अदर सोल्यूट जो है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे डिफ्यूजन द्वारा, पर लेकिन सल्फेट और किटनाइन ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा पीसीटी। अब ये आगे जाएगा लूप ऑफ हेनले में। देखते हैं चलो लूप ऑफ हेनले में क्या होगा। अब डिसेंडिंग पार्ट है लूप ऑफ हेनले का, मतलब ये तो हमारी पीसीटी हो गई। अब ये जो ये लूप ऑफ हेनले है, ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ पे क्या होगा वो देखते हैं डिसेंडिंग हेनले लूप में, ठीक है। ओनली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन दोबारा होगा। Na प्लस एंड अदर सोल्यूट इसमें रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। Na प्लस एंड अदर सोल्यूट आर नॉट रीअब्जॉर्ब्ड हियर, द फिल्ट्रेट बिकम हाइपरटोनिक। तो फिल्टर कैसा होगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। असेंडिंग में क्या हुआ, असेंडिंग वाले में कोई पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, इसमें Na प्लस K प्लस CH इन लोगों का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें फिल्ट्रेशन हाइपरटोनिक हो जाएगा। डीसीटी में एक्टिव अब अच्छी तरीके से Na प्लस का रीअब्जॉर्प्शन दोबारा होगा, क्योंकि हमारे बॉडी को Na प्लस बहुत चाहिए। Na प्लस यूरिन में ज़्यादा मात्रा में ना चला जाए, इसलिए हर तरीके से Na प्लस का एब्जॉर्प्शन होता है एक्सेप्ट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। इसमें एक हार्मोन निकलेगा एल्डोस्टेरोन द्वारा, एड्रेनल ग्लैंड निकालेगी डीसीटी में। Cl माइनस फिर रीअब्जॉर्ब होगा और वाटर रीअब्जॉर्ब होगा ADH द्वारा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करेगी वो।
इस तरीके से ट्यूबुलर सिक्रेशन बाद में सब कुछ जो बचा वो कलेक्टिंग डक्ट में ट्यूबुलर सिक्रेशन होगा, उसमें क्या हुआ इस रास्ते रीनल ट्यूब्यूल है एक्सक्रीट जो भी बचा हुआ वेस्ट वो बाहर कर देगी। ये हो गया हमारा यूरिन फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, जिसमें बोला गया है रेस्पिरेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, जिसमें इसने क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया है कि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमको उनके पार्ट्स और सब कुछ लिखना है। तो अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखते हैं। तो चलो देखते हैं रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन क्या है। तो पहले ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन फर्क देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द ऑल इज कॉल्ड ब्रीथिंग। मतलब O2 का एक्सचेंज करना, ठीक है, एटमॉस्फेयर से, और CO2 को अपने बॉडी से बाहर निकालना, इसे कहते हैं नॉर्मली ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के अंदर जाके सेलुलर लेवल पे गैसेस का एक्सचेंज होता है और जिससे एनर्जी मिलती है। ये रेस्पिरेशन हो गया। कौन कौन से ऑर्गन है? तो कौन कौन से ऑर्गन है? नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स और 2 लंग्स। ये ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जिनकी वजह से रेस्पिरेशन हो पाता है और हम लोगों को एनर्जी मिलती है। अब इसमें लिखा है कि और भी जो ऑर्गेनिज्म थे किस तरीके से सांस लेते थे, जैसे सिंपल डिफ्यूजन ब्रीथिंग स्पॉन्जी में होती, मॉइस्ट क्यूटिकल अर्थवर्म में, ट्रैकिया ट्यूब इंसेक्ट में, गिल्स और रेस्पिरेशन फिश से करती हैं, और लंग्स ह्यूमन और टेस्टियन से। ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन में। अब नोज पे आते हैं। नोज क्या है? अब एक एक ऑर्गन को देखते हैं। इट इज अ मेन रूट ऑफ एयर एंट्री एंड इन इट cavity is divided by septum, pair of external nostril opening out of above upper lips। मतलब अपर लिप्स के पास में 2 पेयर हैं नोस्ट्रिल के, जो 2 भागों में बटे हुए हैं जहाँ से हमारी एयर एंटर होती है। मतलब ये सेप्टा है बीच में और ये हमारे 2 ये नोस्ट्रिल है। ये इस तरीके से बोला गया है लिप्स के ऊपर। फंक्शन क्या है नोज का? वार्मिंग करना, सही बात है, फिल्टरिंग और क्लियरिंग करना और ह्यूमिडिफिकेशन बनाए रखना, ठीक है। ये हो गया हमारा नोज। अब मेन एंट्री है, मेन रूट है वो ऑक्सीजन का या CO2 का बाहर निकलना, वो नोज है। सेकंड फेरिंग्स, यानी जहाँ फेरिंग्स इसमें लिखा है इट इज़ अ पार्ट ऑफ द थ्रोट, ये गले का पार्ट है, दैट इज बिहाइंड द माउथ एंड नोस्ट्रिल कैविटी एंड एबव ओसोफेगस एज वेल एज लैरिंग्स रहता है इसमें। इसमें क्या बोला गया है? फेरिंग्स वो पोर्शन है जहाँ पे हमारा कौन ओसोफेगस और लैरिंग्स दोनों एक साथ ही रहते हैं, बिल्कुल माउथ के पीछे साइड, ठीक है, गले में। तो इसलिए इसे ये भी कहते हैं कॉमन फॉर एयर और फूड दोनों के लिए, ये कॉमन कौन? फेरिंग्स। फेरिंग्स के 3 पार्ट है, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स में क्या है? नेसल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स लाई बिहाइंड नोज, नोज के पीछे नेजोफेरिंग्स, यानी नोज के दिमाग और जो हमारा माइंड है ना बीच में सेंटर माइंड के, उसके पीछे साइड में नेसोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स ओरल पार्ट है, माउथ नीचे चले जाएंगे गले से थोड़ा से ऊपर, और लैरोफेरिंग्स जहाँ पे लैरिंग्स होगा हमारा वहाँ। अब आते हैं लैरिंग्स क्या है एक्चुअली। इट इज़ अ मेडअप ऑफ सर्वरल कार्टिलेज, बहुत सारे कार्टिलेज से मिलकर बनता है, बोन से नहीं। इट इज़ मेक साउंड बॉक्स, इस साउंड बॉक्स से कहते हैं। ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज ग्लोटिस, तो जो लैरिंग्स की ओपनिंग उसे ग्लोटिस कहते हैं। विच इज़ कवर्ड बाय अ लीड लाइक स्ट्रक्चर, एक लीड लाइक स्ट्रक्चर है उससे कवर्ड रहता है, कौन? ग्लोटिस, जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस की वजह से खाना हमारा ट्रैकियम न चला जाए, वो एपिग्लोटिस काम करता है, ठीक है। वोकल कॉर्ड आर प्रेजेंट इनसाइड द लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड है वो इन लैरिंग्स के अंदर रहती है। व्हेन एयर पैसेज फ्रॉम लैरिंग्स ड्यूरिंग एक्सप्रेशन साउंड इज प्रोड्यूस, जिसे फोनोटेशन कहते हैं। कहने मतलब एक वोकल कॉर्ड की वजह से हम बोल पाते हैं जो लैरिंग्स में प्रेजेंट होती है। तो 9 कार्टिलेज प्रेजेंट इन द लैरिंगियल सेटर आर दिस फॉलो, इसमें 9 कार्टिलेज रहती हैं जो आवाज़ साउंड को प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं। एपिग्लोटिस, थायरॉयड, कैरिकॉइड ये अनपेयर्ड है, आर्टिनॉइड, कॉर्टिनॉइड और क्यूनिफॉर्म ये पेयर्ड में रहती हैं। इस तरीके से ना हो जाएंगी हमारी। अब नेक्स्ट है ट्रैकिया। देखो ऐसे मानो ये यहाँ तो नोज रही है हमारी यहाँ पे, ठीक, और ये माउथ है। अब यहाँ से कुछ कनेक्शन है इस तरीके पे, तो यहाँ पे हमारी ये ट्रैकिया है। फिर देखो ट्रैकियास देखते हैं, ये हमारी यहाँ ट्रैकिया रही, ठीक, और इसके ऊपर एपिग्लोटिस है,
यहीं लैरिंग्स रहता है। ठीक, अब ट्रैकिया को देखते हैं। ट्रैकिया का दूसरा नाम विंड पाइप है। दिस इज ए ट्यूब मेड अप ऑफ फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू। ये एक ट्यूब है जो फाइब्रोमस्कुलर से टिश्यू से मिलकर बनती है, जो सी शेप में है। कार्टिलेज आर प्रेजेंट इनसाइड द ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर क्या होगा, कार्टिलेज से होंगे, कार्टिलेज बने होंगे, उसी वही होंगे। एब्सेंट इन पोस्टीरियर, पोस्टीरियर साइड में एब्सेंट रहते हैं कौन, कार्टिलेज। ठीक है। इट कनेक्ट द लैरिंग्स विद ब्रोंकियाई प्रेजेंट इनसाइड द गर्दन। मतलब जो ये ट्रैकिया आई है बाद में ये दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, जिन्हें हम बाद में ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। फंक्शन क्या है, इट गिव पैसेज टू एयर। ये क्या है, पैसेज रास्ता देती है किसको, एयर को अंदर आने के लिए। मतलब ये कहना चाहता है हमारा, ये जो ट्रैकिया है ये दो भागों में बट गया, इसको क्या ब्रोंकियल्स बोलेंगे। अच्छी तरह बनाते हैं इसको। ये रहा ट्रैकिया, इसे दो भागों में बांट दिया इस तरीके से, है ना। फिर बाद में यहाँ पे क्या लंग्स आ जाएंगे हमारे ए, ऐसे। तो ये दो भागों में बटे हैं, इन्हें कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। देखते हैं ब्रोंकिया यानी ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकियाई अब जब ये आगे बटेंगे इस तरीके से, जहाँ एल्वोलाई लगे होंगे, इन्हें बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो वही लिखा है ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकियाई विच इंटर द लंग्स। तो लंग्स में एंटर करेंगे। अब ये ब्रोंकस बाद में डिवाइड हो जाएंगे, वो है। फिर मेन है जो लंग्स है वो। अब लंग्स को देखते हैं। These are one-paired conical highly elastic structure present inside the thoracic cavity. These are covered by the sac-like structure called pleura. मतलब ये पेयर्ड में रहते हैं, कॉनिकल शेप में, इलास्टिक होते हैं, प्रेजेंट इनसाइड द थोरिक कैविटी। थोरिक कैविटी है वहाँ पे ये कौन हमारे लंग्स रहेंगे, और जो प्लूरा एक लेयर है उससे ढके रहेंगे। राइट लंग्स मेड अप ऑफ 3 लोब। जो राइट लंग्स है वो 3 लोब का रहेगा, लेफ्ट लंग से 2 लोब का रहेगा। क्यों, कार्डियक नोच इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट लंग। क्यों 2 लोब का, क्योंकि जो कार्डियक का थोड़ा एक हिस्सा है ये यहाँ पे, वो यहाँ प्रेजेंट रहेगा कौन, हमारा हार्ट। ठीक, इन विच अपेक्स ऑफ हार्ट इज फिटेड, जहाँ पे हमारा हार्ट फिट रहेगा। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स की क्या रहेगी, एल्वोलाई। दीज आर करोड़ ऑफ एल्वोलाई प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स विच इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ लंग्स एज वेल एज एल्वोलाई आर ओपन एंड फिटेड वन बाय वन टुगेदर। मतलब इसके अंदर एल्वोलाई रहेंगी जो करोड़ों की संख्या में होंगी, जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं, और जहाँ ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है सेल और एल्वोलाई के बीच में। अब फंक्शन गैसियस एक्सचेंज भी बता ही दिया है। और लास्ट है रेस्पिरेटरी मसल, जो डायफ्राम है। दिस इज अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर डिवाइड द कैविटी। दो भागों में कैविटी को डिवाइड रखेगा। डायफ्राम रिलैक्स में डोम शेप में हो जाता है। वही जो हमारा डायफ्राम ये जो रहता है कहाँ पे, ब्रीस्ट के नीचे वाला पोर्शन। इसमें दो मसल हैं, इंटरकोस्टल मसल्स और एक ये दो थी, कहाँ चली गई, इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल कोस्टल मसल। देखो लिखा है ये एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल्स और इनर कोस्टल मसल्स, जो हेल्प करती हैं हमारी क्या, लंग्स को प्रोटेक्शन देने के लिए और अच्छी तरीके से बनाए रखने के लिए, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाए उसके लिए। अब नेक्स्ट है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस बिटवीन एल्वोलाई ब्लड क्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये कहना ये चाहता है जब गैसेस का एक्सचेंज एल्वोलाई और ब्लड में होगा तो इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे, और ब्लड और टिश्यू के बीच में होगा तो इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोलेंगे, जो डिफ्यूजन द्वारा होगा। तो इस तरीके से हमारा फिजियोलॉजी का पेपर खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग बायोकेमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।